ये कहानी है लालची किसान की भोली गाय। किशन अपनी गाय पारो को चारा खिलाते हुए उसे दुलार रहा होता है। अरे मेरी पारो रानी, आज कितनी सुंदर लग रही है, किसी की नजर ना लगे। अब मैं इसे सबसे पहले नहलाऊंगा, उसके बाद इसे बढ़िया बढ़िया चारा खिलाऊंगा। पर मेरी गाय तो अभी से चारा खा रही है। कोई बात नहीं, दोबारा खा लेगी तो मोटी हो जाएगी और फिर भर भर कर बाल्टी भर दूध देगी। तभी किशन की बीवी विनीता बाहर निकल कर आती है और किशन के पास जाकर कहती है, आप अपनी गाय को दुलार करते रहते हैं, इतना ध्यान अगर आप मुझ पर देते तो हमारे आंगन में भी एक दो बच्चे खेल रहे होते। तुम भी कैसी बात करती हो विनीता, अरे ये गाय भी तो हमारे बच्ची जैसी है, देखो तो कितनी सुंदर लग रही है। मैं सोच रहा हूँ इसके लिए शाम को आते हुए एक घंटी लेकर आऊं। किशन ऐसे ही पारो से प्यारी प्यारी बातें कर रहा होता है। पारो भी प्यार से पूंछ हिला रही होती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद में विनीता की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और विनीता के इलाज में बहुत पैसे बर्बाद हो जाते हैं। किशन का घर भी बिक गया था। विनीता अपनी आखिरी सांस लेते हुए किशन से कहती है, अजी कुछ दिनों के बाद में वो साहूकार हमारा घर भी हमसे छीन लेगा, अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, अब हमें हमारी पारो को बेचना होगा। पर आप पारो को बेचने के बारे में कैसे सोच सकते हैं? पारो तो आपकी जान है और आप तो उसे अपनी बच्ची की तरह मानते हैं। अगर पारो में मेरी जान बसती है तो तुम में भी मेरी जान बसती है विनीता। मैं तुम्हें भी कुछ होते हुए नहीं देख सकता। मैं साहूकार को पारो को बेचकर पैसे दे दूंगा और वो हमें कुछ दिनों की मोहलत और दे देगा, फिर मैं कोई ना कोई इंतजाम कर दूंगा। किशन ये बोलता कि उसकी आंखों में से झरझर आंसू बहने लगते हैं। विनीता पूरी रात में दर्द में तड़पती रहती है। तो वहीं किशन पारो के जाने के गम में विलाप कर रहा होता है। अगले दिन वो अपने एक दोस्त रघु को पारो को बेच देता है और उसे देते हुए कहता है, रघु भाई, तुम इस पारो का ध्यान रखना, मैंने इसे अपने बच्चे की तरह पाला है। उम्मीद है कि इसे तुम्हारे घर भी उतना ही अपनापन मिलेगा जितना मेरे घर मिला है। अरे कैसी बातें करते हो किशन भाई, अरे ये एक जानवर है, जानवर को जानवर की तरह ही रखना चाहिए। लगता है तुम्हें जानवर से कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया है। किशन अब इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाता और वो चुपचाप मुंह लटकाए अपने घर आ जाता है। जब वो घर आकर देखता है तो उसकी बीवी विनीता भी अब स्वर्ग सिधार गई थी। वो उसके शव के पास बैठकर रोने लगा। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती विनीता, तुम्हारे लिए मैंने बहुत कुछ किया, तुम्हें रोकने के लिए मैंने अपनी पारो तक को बेच दिया, मुझे छोड़कर मत जाओ। अब कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि विनीता इस दुनिया में नहीं थी। किशन भी अब अपने दुखों में चूर था क्योंकि उसके दोनों जिगर के टुकड़े पारो और विनीता उसे छोड़कर चले गए थे। किशन अब हताश और निराश होकर शहर की ओर प्रस्थान कर जाता है। वहीं पारो अपने नए घर में नए लोगों को देखकर हैरान थी। जैसे ही राघव पारो को देखकर आता है तो राघव की बीवी मधु कहती है, ये क्या है जी, अब कौन सी आफत आप अपने साथ उठा कर ले आए हैं? आफत नहीं मधु, मैं खजाना लेकर आया हूँ। ये गाय बहुत दूध देती है, बहुत ज्यादा आमदनी का दूध बेचकर अब हम अपनी आमदनी दोगुनी कर लेंगे। तभी घर से उसकी दूसरी बीवी प्रिया निकल कर आती है और कहती है, लालच के चक्कर में आपने अपनी पत्नी तो दोगुनी कर ही दी, अब आमदनी भी दोगुनी करके ही मानोगे क्या? जी हाँ, हमारे पिता के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए आपने उसकी दोनों पुत्रियों से शादी कर ली ताकि हमारे पिता की सारी संपत्ति आप खुद हड़प ले। और कितना लालच दिखाएंगे जो किसी और की गरीब किसान की गाय को आप खरीद कर ले आए। मैंने तुमसे यहाँ फालतू बकवास करने का नहीं बोला है। दोनों बहनें हो तो इसका मतलब ये नहीं कि जब देखो मेरे खिलाफ मुहिम चला कर रखो। चुपचाप जाओ और मेरे लिए खाना लेकर आओ और इस गाय को कहीं कोने में बांध दो, कुछ रूखी सूखी इसके आगे भी डाल देना। इस तरह रघु हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ जाता है। वहीं पारो की आंखों में अभी भी किशन और विनीता के वापस आने की आस थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके पुराने मालिक उसे बेचकर जा चुके हैं। कुछ दिनों तक वो गाय कुछ नहीं खाती और ये सब होता देखकर एक दिन मधु ने रघु के पास जाकर कहा, सुनिए ना, ये पारो तो थोड़ा भी चारा नहीं खा रही, ऐसे तो ये कमजोर हो जाएगी। अरे कमजोर होती है तो हो जाए, चारा नहीं खा रही है तो अपना ही तो चारा बचेगा ना।
ये कैसी बात करते हैं? अगर वो चारा नहीं खाएगी तो वो दूध कैसे दे पाएगी? अरे नहीं नहीं, अगर उसने दूध नहीं दिया तो मेरा नुकसान हो जाएगा। मैंने देखा है किशन अक्सर उससे प्यार से बात किया करता था, तभी जाकर वो चारा खाती थी और दूध देती थी। मैं भी जाकर उससे प्यार से बात करता हूँ, जिसके बाद वो अपने आप दूध देगी और चारा भी खाएगी। जिसके बाद में अब रघु पारो के पास जाता है और उसे प्यार से पुचकारने लगता है। कितनी प्यारी है मेरी पारो, कितनी सुंदर लग रही है। अभी ये सफेद सफेद दूध देगी और फिर उस दूध की मैं चाय बनाकर पीऊंगा। चलो पारो, सबसे पहले थोड़ा सा चारा खा लो। रघु के मुंह से मीठी मीठी बातें सुन के अब भोली पारो भी पूंछ हिलाती है और चारा खाने लगती है। ये देख मधु प्रिया भी बहुत खुश होती है कि कम से कम पारो ने कुछ खाया तो। अब ऐसे ही रघु हर दिन किया करता। वो पूरा दिन पारो के पास भी नहीं आता और सिर्फ उसे दूध देने के समय प्यार से मीठी मीठी बातें बोलकर उससे दूध लिया करता। भोली गाय कहाँ ही लालची किसान की इस चालाकी को समझ पाती। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और एक दिन मधु और प्रिया रघु के पास आकर कहती है, अजी सुनिए ना, ये पारो बेसुध होकर बैठी हुई है। मुझे तो लगता है कि हमें उसे किसी वैद्य को दिखा देना चाहिए। उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। हाँ जी, अगर उसे कुछ हो गया तो बेकार में बेजुबान जानवर की हत्या का पाप लगेगा हमें। वैसे भी 2-2 बीवियां होने के बाद आपके पास कोई संतान भी नहीं है। अगर 2-2 पत्नियां होने के बाद भी मेरी कोई संतान नहीं है तो इसमें तुम दोनों का दोष है। इसको इतना खुश होकर बताने की जरूरत नहीं है। एक ही घर से 2 लड़कियां लाने के नुकसान झेल रहा हूँ मैं। दोनों ही काम की नहीं निकली। और रही उस गाय की बात, जब मैं अपनी पत्नियों से प्यार से बात नहीं कर सकता रोज, तो उस गाय से कैसे करूँगा? आज तो उस गाय को मेरा असली रूप देखना ही होगा। ये बोलकर रघु अब एक मोटी सी लाठी उठाता है और गाय के पास जाता है और उस पर लाठी से बौछार करने लगता है। बेचारी गाय बहुत रोती है और आवाज लगाती है। मधु और प्रिया रघु के डर के मारे अब उसके पास भी नहीं जाती। अब देखता हूँ तू दूध कैसे नहीं देती। तुझे अपने पुराने मालिक से प्यार से बात करने पर दूध देने की आदत थी ना, अब तू मेरे डर से ही दूध देने लगेगी। रघु अब थमने के बाद आराम करने चला जाता है। पारो जो एक मासूम सी गाय थी, जिसे अपने मालिक से अगर कुछ चाहिए होता था तो वो स्नेह और प्रेम, वो अपने मन में बोलती थी। न जाने मेरे मालिक ने मुझे किन मजबूरी की वजह से इस लालची किसान को बेच दिया, लेकिन मैं बेबस जानवर और कर भी क्या सकती हूँ। पारो अपने मन ही मन में बोलती है, जिसके बाद वो दुखी से चारा खाने लगती है, क्योंकि अगर वो चारा ना खाती तो वो सच में दूध ना दे पाती और उसका कुटिल, निर्दयी और लालची मालिक उसे मारने में जरा भी संकोच नहीं करता। देखा कैसे मेरे डर से इस बार इस पारो ने दुगना दूध दिया है। अरे ये लातों की भूत है, बातों से कहाँ मानने वाली थी। इसे किशन ने ज्यादा ही सर चढ़ा लिया था। अब आई ना इसकी गाड़ी पटरी पर। रघु बहुत ही खुश हो रहा था और अब ये उसकी आदत हो गई थी। उसे ऐसा लगने लगा था कि अगर वो अपनी गाय को मारेगा तो वो दुगना दूध देने लगेगी और उससे डरने लगेगी। एक दिन रघु बुरी तरह से उसे मार रहा होता है, तभी मधु प्रिया बीच में आ जाती है। अजी बस कीजिए, आप प्यार से भी इससे बात करेंगे तो ये आपको उतना ही दूध देगी जितना आपको चाहिए। आपको इस निर्दोष पर इतना अत्याचार करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी, हम आपसे वादा करते हैं कि ये रोज 1 बाल्टी भरकर दूध दिया करेगी। बस इसे और मत मारिए। ठीक है, मुझे बस रोज 1 बाल्टी भरकर दूध मिल जाना चाहिए और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये प्यार से दूध देती है या फिर मार खाकर। तुम ही करो इससे मीठी मीठी बातें, मुझे बस मेरा काम बनता हुआ नजर आना चाहिए। जिसके बाद अब मधु और प्रिया पारो का अच्छे से ध्यान रखने लगती है। अब वो उसे नहलाया करती है, उससे बातें किया करती है और पारो भी अब दुरुस्त होने लगती है। वो अच्छी मात्रा में दूध देने लगती है। लेकिन एक दिन जब रघु गांव के बाजार में टहलने गया होता है, तभी उसे गांव का हरिया मिलकर कहता है, अरे रघु भाई कैसे हो? आजकल तो गांव में नजर ही नहीं आते हो। सुना है जब से गाय लिए हो तब से तुम्हारे बारे नए द्वार खुल गए हैं और आमदनी भी दुगनी हो गई है। हाँ, क्या करूँ, किशन को पैसों की जरूरत थी तो मैंने सोचा कि उस गरीब पर एहसान कर दूं, इसीलिए मैंने उसकी गाय को खरीद लिया। अब थोड़ा बहुत दूध देती है जिससे कुछ पैसे आ जाते हैं घर में। अरे तुमसे काम था, हमें भी हमारे घर में दूध लगवाना था और हमारे पड़ोसी को भी। तो अगर तुम्हारी गाय का दूध अच्छा है तो कल से हमारे घर में भी दूध भिजवाने लग जाओ। ठीक है,
लेकिन मैं प्रतिदिन पैसे लूंगा भाई। मैं उधारी पर विश्वास नहीं करता। बस इतनी सी बात। अरे आप बस हमें दूध देने आ जाना, बदले में पैसे ले जाना, हमें कोई परेशानी नहीं है। तो समझो आपके घर कल से दूध पहुंचेगा। अभी मैं चलता हूँ। वो क्या है ना, मेरी गाय का चारा खाने का समय हो गया है, उसका ध्यान भी तो मुझे ही रखना पड़ता है। जिसके बाद में रघु अब अपने घर आता है और वो काफी खुश था। उसे देखकर उसकी पत्नी मधु और प्रिया से कहता है, क्या बात है जी, आज तो बहुत चहक रहे हो। अरे सब कुशल मंगल तो है ना? अरे ये भी कोई पूछने की बात है क्या? सब कुशल मंगल है, इसीलिए तो चहक रहा हूँ। तो थोड़ा हमें भी बता दीजिए कि क्या खुशी की बात है। जिसके बाद रघु बताता है कि उसे हरिया और एक दो घरों में दूध का काम मिला हुआ है। ये सब कुछ बात सुनकर उसके चेहरे की खुशी अलग ही हो जाती है। जिसको देख मधु कहती है, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे पास एक ही तो पारो है और वो इतना दूध नहीं दे सकती कि हम और घरों में भी दूध बेच सके। आप हरिया को और बाकी लोगों को सबको मना कर दीजिए। जितने घर हमने दूध देने के लिए बांध रखे हैं उतने ही बहुत हैं। हाँ जी, मधु दीदी बिल्कुल ठीक बोल रही है। हमारी पारो इतना दूध भी नहीं देती है कि वो घरों घरों में बांटा जा सके। आप हरिया और बाकी लोगों को मना कर दीजिए। तुम जब भी बोलती हो उल्टा ही बोलती हो। अब उसे दूध देना ही होगा क्योंकि दूसरा कोई चारा नहीं है। जिसके बाद अगले दिन मधु और प्रिया एक बाल्टी दूध पारो से निकाल लेती है और उसके बाद रघु और एक बाल्टी लेकर पारो के पास जाता है और पारो से कहता है, सुन पारो, अब जल्दी से मुझे दूध दे। मुझे हरिया और बाकी घरों में भी दूध पहुंचा कर आना है। रघु की बात सुनकर पारो उसे दूध नहीं दे पाती और ये देखकर अब रघु लाठी उठा लेता है ताकि वो उसे मार सके। लेकिन पारो भी अब अपनी जान बचाने के लिए अपनी टांग उठाकर उस पर हमला करती है और रघु दूर जाकर गिरता है। हे भगवान, हे बचाओ मुझे, मेरी टांग टूट गई, मेरी कमर, मेरी सारी हड्डियां जवाब दे गई। ये पारो तो बहुत सीधी गाय थी, फिर इसने इतना बड़ा हमला मुझ पर कैसे कर दिया? अरे कैसी गाय है ये जो अपने ही मालिक पर हमला कर रही है? मधु और प्रिया रघु के चिल्लाने की आवाज सुनकर रघु को नीचे गिरा देख मधु कहती है, आपसे कितनी बार कहा था कि पारो और दूध नहीं दे सकती, फिर भी आपने जबरदस्ती की, इसलिए ये सब हुआ है। मैं आपको कितना समझाऊं कि भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, इसलिए लालच करना छोड़ दीजिए। ये सब बाद में बोलना, सबसे पहले मुझे उठाकर मेरे खाट पर आराम करने दो। इस गाय को तो मैं बाद में ठीक होने के बाद बताऊंगा। प्रिया रघु को सहारा देकर उठाती है और वो खाट पर जाकर लेटा देती है। कुछ दिन तक तो वो खाट पर पड़ा रहता है और उन दिनों पारो को आराम होता है क्योंकि अब पारो थोड़ा सा दूध दिया करती, जिससे मधु और प्रिया का गुजारा चल जाया करता था। अब बहुत खुश रहने लगी थी पारो, क्योंकि जहाँ उसके जीवन में किशन और विनीता का प्यार चला गया था तो वहीं उसे मधु और प्रिया का प्यार मिल गया था। पारो ने अपने मन में कहा, मधु प्रिया कितनी अच्छी है, मेरा कितना ध्यान रखती है और रघु से भी मेरे लिए लड़ाई करती है। मुझे इन दोनों के साथ रहकर बहुत अच्छा लगता है, पर न जाने मेरे मालिक किशन कहाँ और कैसे होंगे। अपने मन में ये सब सोच रही थी पारो और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन जब रघु बिल्कुल ठीक हो जाता है तो वो पारो के पास आकर कहता है, बहुत आराम कर लिया तूने, अब वक्त आ गया है तेरा इस्तेमाल किया जाए और कुछ पैसे बनाए जाए। रघु ये बोलता है और बाल्टी लेकर पारो का दूध निकालने लगता है और पारो खुद ही अब 2 बाल्टी भरकर दूध दे देती है क्योंकि वो अब स्वस्थ हो गई थी और उसकी सेहत भी अब अच्छी थी। ये देखकर रघु को भी बहुत अच्छा लगता है। ये हुई ना बात, आज तूने बिना मीठी बातों और लातों के 2 बाल्टी भरकर दूध दे दिया है। इस दूध से मेरा काम निकल जाएगा। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं और अब रघु खुद पारो का दूध निकालता और बेचारी सीधी सादी गाय अपना पेट भरने के लिए ऐसे ही रघु के पास जिंदगी गुजार रही होती है। लेकिन एक दिन उसकी आंखों से झज्जर आंसू बहने लगते हैं क्योंकि उसके सामने उसका पुराना मालिक किशन खड़ा था। मेरी पारो, कैसी है तू? तूने मुझे याद किया भी या नहीं? पारो भी अब किशन को देखकर अपनी पूंछ हिलाने लगती है, जैसे ही वो अपनी खुशी को जाहिर करने की कोशिश कर रही हो। किशन आता है और प्यार से पारो को दुलारने लगता है। मेरी प्यारी पारो, मुझे माफ कर दे, मुझे तुझे छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं था। लेकिन अब मैं आ गया हूँ, मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगा। किशन पारो से ये सब बातें कर ही रहा था और पारो ऐसी अपनी गर्दन को हिला रही थी जैसे वो उसकी सारी बातें समझ रही हो कि तभी कमरे से निकलकर रघु आता है और कहता है, अरे किशन भाई, ये क्या कर रहे हो? मेरी गाय के पास क्यों खड़े हो?
वहाँ से दूर हो जाओ। रघु भाई, मैं तुमसे इस गाय को खरीदने आया हूँ। मैं निराश होकर विनीता के जाने के बाद शहर चला गया था। वहाँ मैंने भगवान की कृपा से बहुत अच्छा काम जमा लिया। उसके बाद मैं वहाँ से सब कुछ बेचकर वापस इस गांव में आ गया। मैंने अपना घर वापस ले लिया है। अब मैं अपनी बच्ची पारो को ले जाने आया हूँ। इसे क्या कोई आश्रम समझा है जो जब मर्जी अपनी गाय को यहाँ छोड़ जाओ और जब मर्जी ले जाओ? मैंने तुमसे इस गाय को खरीदा है और मैं तुम्हें अभी ये गाय वापस नहीं करने वाला। ऐसी बातें मत करो रघु भाई। सिर्फ गाय नहीं बल्कि ये मेरी बेटी जैसी है और अब मुझे मेरी बच्ची वापस चाहिए। रघु ने ये बात सुनकर हंसते हुए जवाब दिया, अगर ये गाय तुम्हारी बेटी जैसी होती तो तुम इसे मेरे पास बेचकर नहीं जाते। भूलो मत, अब ये तुम्हारी नहीं मेरी अमानत है और मैं इसे तुम्हें वापस नहीं करने वाला हूँ। रघु भाई, तुमसे बहस नहीं करना चाहता। जितने पैसे तुमने मुझे इस गाय के बदले दिए थे उसके दुगने पैसे मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। बस मुझे मेरी पारो वापस कर दो। ये बात सुनकर रघु के मन में लालच आ जाता है और वो सोचता है, ये किशन तो शहर से मोटी कमाई करके आया है। इससे जितने भी पैसे मांगूंगा ये इस मामूली सी गाय के बदले में देने को तैयार हो जाएगा। अब तो मैं इस गाय के बदले 4 गुना पैसे वसूल करके मानूंगा। दोनों के बीच में कहासुनी और गर्माहट बढ़ती जा रही थी कि तभी मधु और प्रिया अपने घर से निकलकर बाहर आती है और मधु कहती है, रघु जी, पूरा गांव जानता है कि किशन भाई कितने अच्छे हैं और इसको पारू को कितना स्नेह से रखते हैं। उन्हें तो विनीता दीदी की बीमारी के चलते पारू को बेचना पड़ा था। आप पारू को किशन भाई से दूर मत कीजिए। मधु, मैंने तुम्हें बीच में बोलने के लिए नहीं कहा है, इसलिए अगर तुम चुप रहोगी तो इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना पारू इस घर से जाए ना जाए मैं इस घर से तुम्हें जरूर निकाल दूंगा। बस अब बहुत हुआ रघु जी, अगर मधु दीदी इस घर से जाएगी तो मैं भी इस घर से जाऊंगी। उसके बाद आप इस घर में अपनी लालच के साथ रहते रहना। आज तक आपने पारो के साथ जितने भी अत्याचार किए हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब हमें देखा नहीं जा रहा कि किशन भाई आपको पैसे देकर पारो को वापस ले जाने आए हैं और आप तब भी लालच के अंधे हो चुके हैं। हाँ प्रिया, चलो, अब हमें इस घर में एक पल भी नहीं रहना है। जहाँ जानवरों की इज्जत नहीं वहाँ हमारी क्या इज्जत होगी, ये ख्याल अब हम कभी भी नहीं सोच सकते। मधु प्रिया भी अब घर छोड़कर जाने को तैयार हो जाती है। धीरे धीरे ये बात पंचायत तक पहुँच जाती है और उसके बाद सरपंच जी का फैसला आता है। देखो गाँव वालों, किशन भाई ने अपनी गाय को मजबूरी के चलते रघु को बेचा था और अब वो अपनी गाय को खरीदना चाहते हैं वापस। और वैसे भी उन्होंने हमेशा अपनी गाय को अपनी बेटी की तरह रखा है, इसलिए हमें किशन भाई की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। ये पंचायत ये फैसला करती है कि रघु अब किशन भाई की गाय को वापस करेगा, वो भी दुगने दाम पर नहीं, इस दाम पर जिस दाम पर उसने उस गाय को खरीदा था। सभी लोग सरपंच जी का फैसला सुनकर खुश हो जाते हैं और रघु का नुकसान हो जाता है। जहां उसे किशन गाय के बदले 2 गुने दाम देने को तैयार था, वहां उसी दाम पर किशन गाय और पारो को वापस करना पड़ता है। वहीं मधु और प्रिया भी कुछ दिन नाराज होकर अपने मायके चली जाती है। रघु को अपनी गलती का एहसास होता है और वो प्रिया और मधु के मायके जाकर उनसे माफी मांगकर उन्हें वापस ले आता है और पारो को भी अपना पुराना मालिक वापस मिल जाता है और भोली गाय को लालची किसान से हमेशा के लिए छुटकारा मिलता है और वो अपने पिता समान मालिक कृष्ण के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। ये कहानी है गरीब का जादुई ढाबा। ठीक है, अब ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर निकाल दिया काम से तो निकाल दिया, वैसे भी वो कभी आपको काम के पूरे पैसे नहीं देता था। तुम्हारा कहना भी ठीक है सरला, कुछ ना होने से तो अच्छा ही था वो काम। अब मेरे पास कमाई का कोई भी जरिया नहीं था, घर में रोटी बनाने तक के पैसे नहीं है मेरे पास। उसकी चिंता आप मत करो, मैं हमेशा ही आपके हर महीने की पगार से थोड़े थोड़े पैसे जमा करके रखती थी, तो मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, उनसे आप राशन खरीद के ले आइए। मैं भी आपके साथ ही चलती हूँ, थोड़ी ताज़ा सब्जी भी खरीद कर ले आऊंगी। सरला उन बचे हुए पैसों को बक्से से निकालती है और रामू के साथ बाजार की तरफ निकल जाती है। वो खाने का थोड़ा बहुत सामान खरीद कर घर वापस आने लगती है।
तभी सरला देखती है कि एक औरत ठेले पर आलू के पराठे बेच रही है। अरे वाह, पहले तो बाजार में चाट पकौड़ी ही बिकती थी, अब तो आलू के पराठे भी बिकने लगे। अरे सिर्फ आलू के पराठे ही नहीं, अब तो लोग रोटी सब्जी बेचकर भी पैसे कमाते हैं। जिन लोगों को तला भुना और चटपटा खाना नहीं पसंद, वो ठेले पर से ये घर जैसा खाना खरीद कर खा लेते हैं। सरला को ये खाना बेचने का विचार बहुत ही अच्छा लगता है। वो जैसे ही घर पहुंचती है तो रामू से इस बारे में बात करती है। क्यों ना हम भी अपना खाने का काम शुरू करें, इसमें हमारी अच्छी कमाई भी हो जाएगी और पैसा डूबने का भी खतरा नहीं रहेगा। आपका मालिक आपको आधी पगार देता था और आधी खुद खा जाता था। खुद का काम करेंगे तो जितना पैसा आएगा वो कम से कम अपना तो रहेगा। हाँ, कह तो दिया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन काम शुरू करने के लिए भी तो पैसे चाहिए। अरे छोटे से शुरू करते हैं ना, काम चल पड़ा तो धीरे धीरे काम बड़ा भी कर लेंगे। सरला अगले दिन सुबह जल्दी उठकर कुछ पराठे बनाकर तैयार कर लेती है, जिनकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। अरे वाह, पराठों की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। लेकिन ये तुमने किस चीज के पराठे बनाए हैं सरला? देखने में तो कुछ अलग से लग रहे हैं। घर में जितनी भी सब्जियां रखी थी मैंने सबको घिसकर आटे में मिला दिया और आटे के अंदर ही सारे मसाले भी मिला दिए, तो आप इसे मिक्स वेज पराठा कह सकते हो। अरे वाह वाह, तुमने तो इतनी कम चीजों में भी इतना अच्छा खाना बनाकर तैयार कर दिया। इनकी खुशबू से तुम, मुझे लग रहा है कि बाजार में जाते ही बिक जाएंगे। रामू वो पराठे लेकर बाजार में जाता है और सचमुच पराठों की खुशबू इतनी अच्छी थी कि बाजार में निकलते ही सारे पराठे बिक जाते हैं। ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा जल्दी बिक गए। घर जाकर सरला को जब बताऊंगा कि मेरी आज इतनी कमाई हुई तो वो बहुत खुश होगी। रामू घर पहुंचता है और सरला को सारे पैसे दे देता है। देख लो रामू, पूरे 1000 रुपए की कमाई हुई है। तुमने जितने पराठे दिए थे सब बिक गए। कल तुम और ज्यादा पराठे बनाना। मैंने कहा था ना कि लोग हमसे पराठे जरूर खरीदेंगे। कल मैं और ज्यादा वैरायटी के पराठे बनाऊंगी। आप बस मुझे ये सारा सामान लाकर दे दीजिए, और हाँ, सब्जियां एकदम ताजी वाली लेकर आना। रामू बाजार से काफी सारी ताजी सब्जियां और पराठे के लिए आटा और घी खरीद लेता है। अगले दिन फिर से सरला सुबह जल्दी उठकर सारे पराठे बनाकर तैयार कर लेती है। आज मैंने मिक्स वेज और आलू, मूली और गोभी के पराठे बनाकर तैयार किए हैं। आज मैंने मसालों को और भी ज्यादा स्वादिष्ट बना लिया है। देखना, सारे पराठे हाथों हाथ बिक जाएंगे। रामू पराठे लेकर बाजार में बेचने के लिए निकल जाता है। उसने पराठों को एक कागज में लपेट कर रखा हुआ था, जिससे कि पराठे गर्म रहे। आज भी आसपास से गुजरने वाले लोग पराठों की खुशबू से ही रामू के पास खिंचे चले आते हैं। रामू एक बांस की टोकरी में पराठे लेकर आता था। वो एक ग्राहक को गोभी का पराठा देता है कि तभी वो ग्राहक रामू से कहता है, भैया, आपके पराठे इतने स्वादिष्ट होते हैं तो आप सिर्फ इतने से पराठे क्यों बना कर लाते हो? आपको तो यहाँ पर अपना ठेला लगाना चाहिए। अगर आपने ठेला लगा लिया ना तो पूरे दिन आपके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहेगी। वो क्या है ना भैया कि मैंने अभी अभी अपना नया काम शुरू किया है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपना ठेला लगा सकूं। इसीलिए जैसे तैसे धीरे धीरे कमाई होती जाएगी, मैं ठेला भी लगा लूंगा। धीरे धीरे रामू के पराठों का नाम काम बहुत अच्छा चलने लगा और वो बाजार में ही अपना एक ठेला भी खोल लेता है। वाह भैया वाह, जब बाजार में इतने स्वादिष्ट पराठे मिलेंगे तो कौन ये चाट पकौड़ी खाएगा? इससे ज्यादा स्वादिष्ट तो आपके यहाँ के पराठे हैं और आप इन्हें बनाने के लिए ताजी सब्जी और शुद्ध घी का ही उपयोग करते हो, जिस वजह से ये नुकसान भी नहीं करते। वरना अगर एक दिन भी बाहर का खाना खा लो तो पेट में दर्द होने लगता है। ये बिल्कुल ठीक कहा भाई साहब, रामू भाई के पराठों का तो कोई जवाब ही नहीं। आप जितना स्वादिष्ट खाना बनाते हो उतनी ही ईमानदारी से भी बनाते हो।
मैं तो कहता हूँ पराठों के साथ साथ बाकी चीजें बेचना भी शुरू कर दो, ताकि जिसे रोटी खानी हो वो रोटी खाए, जिसे चावल खाने हो वो चावल खाए। रामू घर आकर अपनी पत्नी से इस बारे में बात करता है। वैसे तो ये भी ठीक है, अब हमारा पराठा का काम अच्छा चल गया है, तो क्यों ना हम आपके पराठे के ठेले में एक और ठेला लगा ले, जिस पर मैं तरह तरह की सब्जी के साथ रोटी और चावल बना के बेचूं। इससे हमारा काम और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो फिर मैं कल से तुम्हारे साथ खाना बनाने में तुम्हारी मदद करूंगा, वरना इतना सारा खाना बनाने में तुम्हें परेशानी होगी। अगले दिन दोनों सुबह जल्दी उठकर खाना बनाने लग जाते हैं। रामू और एक ठेला किराए पर ले आता है और दोनों पति पत्नी अपना ठेला लेकर बाजार की तरफ निकल जाते हैं। पहले तो हर रोज सिर्फ रामू के ठेले पर ही लोगों की भीड़ लगती थी, लेकिन आज उसकी पत्नी के ठेले पर भी खाना खाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ गई थी। वाह बहन जी, आज तक तो हमने आपके हाथ के सिर्फ पराठे ही खाए थे, लेकिन आज आपके हाथ की आलू गोभी और पुलाव खाकर तो मजा ही आ गया। इस रायते का तो कोई जवाब ही नहीं। सच में भाई, ये खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। आपने तो बहुत साफ सफाई से बनाया है और ना ही इसमें बहुत ज्यादा तेल मसाला है। जीभ के स्वाद के साथ साथ पेट के लिए भी बहुत अच्छा है। जब से रामू और सला ने बाजार में अपने ठेले लगाए हैं, तब से आसपास के ठेले वालों का काम ठप पड़ गया था, क्योंकि वो अपने फायदे के चक्कर में लोगों को घटिया सामान बेचते थे। ये रामू और इसकी पत्नी के चक्कर में कोई मुझसे कचौड़ी ही नहीं खरीदता। इसका ठेला बंद हो जाए तो मेरा काम चलने लगे, लेकिन ऐसा तो मेरे ख्यालों में ही हो सकता है। सिर्फ कचौड़ी वाला ही नहीं, बल्कि आसपास के सभी ठेले रामू से जलने लगे थे। कोई भी उसके ठेले को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता, तो कभी कोई जानवर उसके ठेले का खाना गिरा दिया करता। अरे हम बस अभी थोड़ी देर के लिए ही तो हाथ मुंह धोने के लिए गए थे, इतनी देर में हमारे ठेले का सारा खाना कैसे गिर गया? ये सब इन्हीं लोगों का किया धरा है। ये जानबूझकर हमारा काम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम यहाँ से अपना ठेला हटा दे। किसी को गरीब की मेहनत बर्दाश्त तक नहीं होती। उनका सारा खाना खराब हो चुका था, इसलिए उन्हें वापस अपने घर जाना पड़ता है। और जब बाजार में किसी को उनका ठेला नजर नहीं आता, तो उन्हें बाकी ठेले वालों के पास ही मजबूरन खाना खाना पड़ता है। अगले दिन फिर से वो लोग अपना ठेला लेकर बाजार में जाते हैं। अब आए दिन उनके साथ ऐसा ही कुछ होता था, जिससे उनका फायदा कम और नुकसान ज्यादा होने लगा था। तभी एक दिन जोर से बारिश हुई। सभी ठेले वालों ने अपने ठेले पर बड़ी बड़ी छतरियां लगा ली। बारिश में भीगता हुआ आदमी एक कचौड़ी वाले के ठेले के पास गया। बेटा, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, तुम मुझे कचौड़ी खाने के लिए दे सकते हो क्या? तुम एक कचौड़ी भी दोगे तो मेरा पेट भर जाएगा। कचौड़ी तो मैं तुम्हें एक क्या 10 दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे पास कचौड़ी खरीदने के पैसे हैं क्या? पैसे तो मेरे पास थे बेटा, लेकिन बारिश में भीग गए। ये 20 रुपए का नोट था, पूरा गल गया है। तुम इसे रख लो, शायद सूखने के बाद ठीक हो जाए। अरे जाओ जाओ, कौन तुम्हारे इस 20 रुपए के नोट को सुखाने के लिए बैठेगा? पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। जाओ यहाँ से, मेरे पास तुम्हें मुफ्त में खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। वो बूढ़ा आदमी बाकी ठेले वालों के पास भी जाता है, लेकिन कोई भी उसे खाने को कुछ नहीं देता। तभी सरला की नजर उस बूढ़े आदमी पर पड़ती है। वो रामू से कहती है, सुनिए जी, वो आदमी मुझे बहुत देर से परेशान लग रहा है, आप एक बार जाकर उससे बात कीजिए। वो क्यों परेशान है पूछिए तो, वो बार बार सबके ठेलों पर घूम रहा है। रामू भीगता हुआ उस आदमी के पास जाता है और उससे पूछता है, काका, आप बड़ी देर से इस ठेले से उस ठेले भटक रहे हैं, आपको किसी मदद की जरूरत है क्या? हाँ बेटा, मदद की जरूरत तो है, लेकिन आज के जमाने में कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता। मैं बहुत भूखा हूँ, मेरे पास सिर्फ ये 20 रुपए थे, वो भी बारिश में गल गए। अब मेरे पास खाना खाने को पैसे नहीं हैं और कोई मुझे मुफ्त में कुछ खिलाना नहीं चाहता। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, बस यही मेरी परेशानी है। कोई बात नहीं काका, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपने ठेले पर ले जाकर खाना खिला देता हूँ।
क्या सचमुच तुम मुझे खाना खिलाना चाहते हो जबकि मेरे पास पैसे नहीं हैं? नहीं काका, मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, आप बस मेरे साथ चलिए। रामू बूढ़े आदमी को अपने ठेले पर ले आता है। उसने ठेले पर छतरी लगाई हुई थी और वहाँ पर एक बेंच भी डाली हुई थी। रामू बूढ़े आदमी को छतरी के नीचे वाले बेंच पर बिठाता है और उसे खाने के लिए खूब स्वादिष्ट खाना देता है। अगर खाने को कुछ और चाहिए हो तो बता देना काका। ठीक है बेटा। बूढ़ा आदमी बहुत ही खुश होकर वो खाना खा लेता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा कि तुमने इस बूढ़े गरीब को खाना खिलाया, वरना मुझे तो कोई खाना खिलाने को तैयार भी नहीं था। आपको इसमें शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है काका, आप तो मेरे पिता समान हैं। जब तक बारिश थम नहीं जाती तब तक आप यहीं पर रुक जाइए, वरना भीगने से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बूढ़ा आदमी रामू और सरला से बहुत खुश होता है। वो उन दोनों के सिर पर हाथ रखकर कहता है, आज के ज़माने में तुम जैसे लोग मिलने बहुत मुश्किल है। तुमने मेरा दिल जीत लिया बेटा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। नहीं काका, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपना आशीर्वाद दे दीजिए, हमारे लिए वो ही बहुत है। बूढ़ा आदमी अपनी जेब से एक कागज निकालता है। वो कागज थोड़ा गल गया था। बूढ़ा आदमी वो कागज उन्हें देते हुए कहता है, बेटा, मैं तुम्हें कोई धन संपत्ति तो नहीं दे सकता, लेकिन कल तुम लोग सुबह सुबह इस पते पर पहुंच जाना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों जरूर आओगे। बूढ़ा आदमी जैसे ही उन्हें वो कागज देता है, वैसे ही बारिश भी रुक जाती है और वो बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है। सरला घर जाकर वो कागज सूखने के लिए रख देती है। कागज जब सूख जाता है तो वो देखते ही है कि ऊपर एक पता लिखा हुआ है। आपको क्या लगता है इस पते पर क्या होगा? क्या इस पते पर बूढ़े काका का घर है? ये तो आपको कल इस पते पर जाकर ही पता चलेगा। बारिश की वजह से आज पूरा शरीर अकड़ गया है। मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है, मैं सो जाता हूँ और तुम भी सो जाओ। दोनों गहरी नींद में सो जाते हैं और सुबह जल्दी तैयार होकर बूढ़े आदमी द्वारा दिए गए पते पर पहुँच जाते हैं। वहाँ एक बहुत ही सुंदर फूलों से सजा हुआ ढाबा था। वो जैसे ही उस ढाबे के अंदर जाते हैं तो वो बूढ़ा आदमी उन्हें दिखाई देता है। अरे काका, ये तो बहुत ही सुंदर ढाबा है। क्या ये ढाबा आपका है? नहीं बेटा, ये ढाबा मेरा नहीं, तुम्हारा है। क्या हमारा? नहीं नहीं काका, ये ढाबा हमारा नहीं है, हम तो बाजार में अपना ठेला चलाते हैं। हाँ बेटी, अभी तक तुम बाजार में अपना ठेला चलाते थे, लेकिन अब से तुम ये ढाबा चलाओगे। मैं कोई आम इंसान नहीं, भगवान का दूत हूँ और कल मैं लोगों से मुंह में खाना मांगकर बस ये देख रहा था कि आज भी किसी इंसान के अंदर इंसानियत जिंदा है कि नहीं, और तुमने मुझे मुफ्त में बहुत ही इज्जत से खाना खिलाया और मेरा दिल जीत लिया बेटी। इसीलिए मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ये तोहफा है। लेकिन काका, हमने आपको खाना किसी मदद के बदले नहीं खिलाया था, हम तो बस आपकी मदद करना चाहते हैं। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन अपने बड़े की तरफ से ये उपहार स्वीकार कर लो। ये ढाबा जादुई है, इसमें कभी भी खाना खत्म नहीं होगा और ना ही तुम्हें खुद से खाना बनाने की जरूरत पड़ेगी। तुम एक बार जिस चीज का नाम ले दोगे, ये तुम्हें वो खुद ब खुद बनाकर दे देगा। बस तुम हमेशा ऐसे ही रहना। इतना बोलकर बूढ़ा आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। रामू और सरला अपना जादुई ढाबा चलाने लगते हैं। जिस भी चीज का नाम लेते, जादुई ढाबा उन्हें खुद ब खुद वो चीज बनाकर दे देता। जब से हमें जादुई ढाबा मिला है, हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। अगर मटर पनीर का नाम लेती हूँ तो सामने आ जाता है, पिज्जा का नाम लेती हूँ तो वो भी सामने आ जाता है। कितना अच्छा आशीर्वाद देकर गए हैं वो हमें। वो दोनों आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी एक छोटा सा बच्चा उनके पास आता है, जिसके कपड़े फटे पुराने थे और चेहरा भी मिट्टी से सना हुआ था। वो ढाबे के अंदर जाकर सरला से कहता है,
आंटी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, लेकिन मेरे पास खाना खरीदने के लिए पैसे नहीं है। क्या आप मुझे मुफ्त में कुछ खाने के लिए दे सकती हैं? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, तुम बताओ तुम्हें क्या खाना है, मैं तुम्हारे लिए वही लेकर आती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे हाथ पैर धो देती हूँ। देखो तो तुम्हारा पूरा का पूरा चेहरा मिट्टी से सना हुआ है। सरला उस बच्चे के हाथ पैर धुलवाकर उससे खाने के बारे में पूछती है तो बच्चा कहता है, आंटी, मुझे छोले भटूरे बहुत पसंद है। एक बार खाए थे, तब के बाद कभी खाने को ही नहीं मिले। क्या आप मुझे छोले भटूरे खिला सकती हैं? हाँ बेटा, तुम बैठो, मैं बस अभी तुम्हारे लिए छोले भटूरे लेकर आती हूँ। सरला ढाबे की रसोई में जाती है और कहती है, मुझे एक प्लेट गर्मा गर्म छोले भटूरे और उसके साथ ठंडी ठंडी आइसक्रीम भी दे दो और पीने के लिए ठंडी ठंडी लस्सी भी दे दो। सरला के कहने पर ये सारी चीजें उसके सामने आ जाती है। वो उस बच्चे के पास खाना ले जाती है और बच्चा बड़े चाव से खाना खाता है। आज बहुत दिनों के बाद मैंने पेट भर के खाना खाया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। इसकी कोई जरूरत नहीं है बेटा, लेकिन तुम्हें जब भी भूख लगे तो तुम मेरे पास खाने के लिए आ जाना। और अगर तुम्हें कभी भी कोई जरूरत हो ना तो बिना झिझक के मुझे कह देना। जरूरत तो है आंटी, और सिर्फ मुझे नहीं, बहुत सारे लोगों को। हम लोग बहुत मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन हमें मजदूरी के ठीक पैसे नहीं मिलते, और कभी कभी तो ठेकेदार पूरे पैसे रख लेता है। हमारे घर में किसी दिन चूल्हा जलता है तो किसी दिन हमें पानी पीकर ही सोना पड़ता है। हम ज्यादा कुछ नहीं चाहते, लेकिन बस इतना चाहते हैं कि हम लोगों को पेट भर के खाना मिल सके। बच्चे की बात सुनकर सरला भावुक हो जाती है। वो उस बच्चे को काफी सारा खाना पैक करके भी दे देती है। जब से सरला का जादुई ढाबा खुला था, तब से सबका काम बंद पड़ गया था। इसलिए आसपास के लोगों ने सोचा कि उसके ढाबे को जला दिया जाए। उन लोगों ने जाकर ढाबे में आग लगा दी, लेकिन वो आग उनकी तरफ ही बढ़ने लगी। अरे ये क्या हो रहा है? ये आग तो हमारी तरफ आ रही है। और भाई जल्दी भागो यहाँ से, वरना ये आग तो आज हमें लपेटे में ले लेगी। वो दोनों वहाँ से दुम दबा कर भागते हैं और वो आग उन दोनों के पीछे पीछे ही चलती जाती है। वो जैसे तैसे वहाँ से अपनी जान बचाकर भागते हैं, लेकिन जादुई ढाबे को कोई नुकसान नहीं होता। तभी अगले दिन जब सरला और रामू ढाबे में आते हैं, तो सरला रामू से कहती है, वो बूढ़ा आदमी हमें इतना अच्छा आशीर्वाद देकर गया, लेकिन हम इसका ठीक से इस्तेमाल नहीं कर रहे। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है सरला? मैं कुछ समझा नहीं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस ढाबे से हमने पैसे तो बहुत कमाए, लेकिन अब थोड़ा पुण्य भी कमा लेना चाहिए। कल जब वो बच्चा यहाँ पर आया था, तो उसने कहा कि उनके पास कभी भी इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो 2 वक्त का खाना खा सके। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हम उनके लिए एक मुफ्त भोजनालय तो खोल ही सकते हैं। सरला की बात रामू को ठीक लगती है और उन गरीब लोगों के लिए वो अपने जादुई ढाबे से मुफ्त में खाना देना शुरू कर देते हैं। तभी एक दिन एक औरत उनसे कहती है, आप बहुत ही अच्छी हो दीदी, जो हम गरीबों को मुफ्त में खाना देती हो। क्या आप हमें अपने ढाबे पर काम पर रख सकती हो, ताकि हम आपकी कुछ मदद कर पाए? आप भले ही हमें पगार मत देना, बस 2 वक्त का खाना देती रहना। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं बहन, अगर आप मेरे यहाँ काम करना चाहती हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सरला उन सबको अपने ढाबे पर काम पर रख लेती है और उसके ढाबे में जितने लोग काम करने के लिए जुड़ते हैं, उसका वो जादुई ढाबा उतना ही बड़ा होता जाता है। जादुई ढाबा अब अपने आप में ही ढाबे में बहुत बड़ा खाना बनाकर तैयार कर देता है। उनका ढाबा इतना बड़ा और इतना सुंदर था कि लोग दूर दूर से उनके ढाबे पर खाना खाने आते। वहाँ पर जितने भी गरीब लोग थे, वो सब सरला के जादुई ढाबे में काम करने लगे। सरला उन्हें ढाबे में काम करने के लिए उनकी पगार तो देती थी, लेकिन साथ साथ वो हर रोज उन्हें मुफ्त का खाना भी दिया करती थी। सरला और रामू को बूढ़े आदमी के रूप में आए भगवान के उस फरिश्ते ने जो आशीर्वाद दिया था, उसका उन्होंने गरीब की मदद करके बहुत अच्छा इस्तेमाल किया और अपने अच्छे कर्मों से अपने जीवन को खूब खुशी खुशी बिताया और उनका जादुई ढाबा इसी तरह हमेशा अच्छा चलता रहा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए।